हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू 5chem क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं अपना न्यू लेक्चर लेके बेटा। सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला, ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चे क्लास 11th में या तैयारी कर रहे हैं जेई और नीट की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बेटा आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में बहुत से क्वेश्चन कराए जाएंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे के सारे कराए जाएंगे। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। अपने पास यहाँ पे पढ़ने के लिए दो फॉर्मूला है, पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा इंपेरिकल फार्मूला। दोनों की डेफिनेशन मैंने साइड बाय साइड लिख दी है ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर सकें और अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमको क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट्स के, तो वो हमको क्या बताएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा। तो चलिए बच्चों, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फार्मूला हमको क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हम ये भी कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कितने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वही हमको क्या बताएंगे? इंपेरिकल फार्मूला के बारे में बताएंगे। कोई दिक्कत? हमने फॉर्मूला पढ़ चुका है, दोनों फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले में क्या रिलेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू मास। ठीक है, हम यहां से कह सकते हैं कि जो अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास निकालना है, ठीक है, एमएफ मतलब बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात हो रही है, अगर हमें इसका मास निकालना है तो हम कह सकते हैं एन इंटू इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला का जो मास होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो एन से, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास मिल जाएगा। सबसे पहले ये रिलेशन नोट करिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। ठीक है, अब देखिए कई लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। इसको हम पढ़ सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास होता है वो एन इंटीग्रल ऑफ, या कह लो एन मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल फार्मूला का मास। एन क्या है? यहाँ पे कोई इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव। कैसा? 1 2 3 बेटा। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसका यूज पड़ेगा, इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली है, मगर फील नहीं आ रहा है। सर ने रटा दिया है। रटाना नहीं है, आओ देखो। जैसे मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पे ब्यूटेन है C4H10 बेटा। क्या लिखा है? C4H10। हमारे पास एक नॉर्मल ब्यूटेन है और ये क्या है बेटा? ये हमें गिवन है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, अच्छा, अगर हमें इंपेरिकल फार्मूला बनाना है तो हम क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछूं, ये अपने पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हमें इंपेरिकल फार्मूला बताओ, कैसे निकालोगे? तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी एटम्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से एटम है? एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। हमें दोनों एटम्स के, बोलिए, इस कंपाउंड के अंदर जो भी एटम्स हैं उनके नंबर्स का रेशियो ले लो। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे दो एटम्स हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। हम क्या करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो ले लेंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं, तो 4 लिख दीजिए। 4 रेशियो हाइड्रोजन के एटम्स कितने बेटा? 10 है, तो 4:10 हो गया। ठीक है, कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो क्या है? 4:10। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमें इंपेरिकल फार्मूला चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस रेशियो को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाना पड़ेगा। और इसके बनाने के लिए हम क्या करें? अगर इस रेशियो को हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या दिक्कत है? बोलिए हाँ या ना, कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? 2:5 मिलेगा। बोलिए, क्या इससे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पे ये मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे यहाँ से क्या पहुँचना है? इंपेरिकल फार्मूला में पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं। हमारे पास कौन कौन से एटम थे? कार्बन था और एक हाइड्रोजन था। दोनों का एज इट इज लिख दो। कार्बन लिख दिया और एक हाइड्रोजन लिख दिया। कोई दिक्कत बेटा? नहीं। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना आया? 2 आया है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और हाइड्रोजन का 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। बड़े आराम से हमें क्या मिल गया? इंपेरिकल फार्मूला मिल गया। किसका? C4H10 का। बड़े आराम से, कोई दिक्कत की नहीं बेटा। बोलिए, समझ गए कि समझ गए? तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से इंपेरिकल फार्मूले में पहुंच सकते हैं, क्योंकि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जितने एक्चुअल एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने रियलिटी में प्रेजेंट हैं? कितने? 4 और 10 हाइड्रोजन के। कोई दिक्कत बेटा? नहीं। मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब जो भी एटम्स हैं यहाँ के, उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लिया, जो कि 2:5 था। वही एटम्स, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं किसमें? इंपेरिकल फार्मूला में। क्या फील आया कि नहीं आया? इससे ज़्यादा क्या ही लोगे?
बोलिए, एक और तरीका है हमारे पास, एक और एग्जाम्पल देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पे एक और है CH3COOH, ठीक है। ये हमको क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। अगर मैं पूछूं एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, अगर मैं इसका पूछूं इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा तो आप कैसे बताओगे? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी वही करना है बेटा। बताइए यहाँ पे कितने एटम्स हैं, कितने टाइप्स के एटम हैं? एक तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है बेटा। तो हम क्या करेंगे, सबको लिख लेंगे, सबका रेशियो ले लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बन के कितने एटम्स हैं, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, कितने एटम्स, 2 एटम्स। हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 इधर 1 इधर, कितने हो गए, 4 हो गए बेटा, ठीक है। तो सबका हम रेशियो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सारे एटम्स का रेशियो ले लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं तो 2 लिख दीजिए। अगर मुझे इस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, आपने डेफिनेशन देखी है, अगर मैं इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालूं तो मैं इंपेरिकल फॉर्मूला तक पहुंच सकता हूं बड़े आराम से। देखिए बेटा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो अपना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगा, बोलिए 1:2:1, ठीक है। हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया है, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही है, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे, हमारे पास कौन कौन से आइटम थे, एक तो कार्बन था, एक तो हाइड्रोजन था और एक तो ऑक्सीजन था बेटा। कोई दिक्कत, कार्बन कितने हैं, देखिए 1 है, कार्बन 1 है, चाहो तो आप 1 लिख लो, वरना 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 थे, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। ऑक्सीजन कितना था, 1 था, सिंपलेस्ट होल नंबर वाला, ठीक है, ये वाला 1 था, कोई दिक्कत नहीं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है, क्या फील आया कि नहीं आया, ठीक है। बोलिए बेटा, यहाँ पे जो 1 दिख रहा है इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं CH2O, क्या दिक्कत है, 1 दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो चलिए मिटाते हैं बेटा और करते हैं न्यूमेरिकल इस रिलेशन के ऊपर। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, बोलिए करें, चलिए। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई और नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे क्लास 11th में, ये क्वेश्चन करने के बाद आपने जो भी फंडामेंटल सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लियर हो जाएगा बेटा। तो चलिए देखिए क्या कर रहा है, इन अ कंपाउंड मास परसेंट ऑफ कार्बन गिवन है बेटा, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी गिवन है, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन भी गिवन है। फिर आपसे कह रहा है इफ मोलर मास 98.96 आपको गिवन है। बेटा मोलर मास क्या है, मोलर मास मतलब समझ लो बेटा, लिख लो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। जब भी मोलर मास गिवन हो या मॉलिक्यूलर मास गिवन हो तो समझ जाना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है आपको, ठीक है। फाइंड द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन में आपसे इंपेरिकल फार्मूला पूछ रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करना है इंपेरिकल फार्मूला पे बेस्ड, आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन चार्ट में देखिए आपको सबसे पहला जो ब्लॉक होगा वो एलिमेंट्स के लिए होगा, फिर मास परसेंट के लिए होगा, फिर एटॉमिक मास लिखना होगा एलिमेंट्स का, फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर बेटा होल नंबर निकालना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखिए अपने पास क्वेश्चन में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सारे एलिमेंट्स लिख लिए जो जो क्वेश्चन में बोला था, और उनके मास परसेंटेज भी लिख लीजिए बेटा जो जो गिवन है। बेटा देखिए कार्बन का कितना है 24.27, ठीक है। हाइड्रोजन का मास परसेंटेज देखिए कितना है 4.07 बेटा, कितना है 4.07 बेटा। क्लोरीन का मास परसेंटेज कितना है 71.65 बेटा, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखने पड़ेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, ठीक बेटा। उसके बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, बोलिए मास अपॉन एटॉमिक मास, बोलिए मास अपॉन एटॉमिक मास। मास परसेंटेज क्या है बेटा, ये क्या है वेट ही तो है, ग्राम्स में, परसेंटेज में कहो चाहे ग्राम्स में कहो, क्या दिक्कत है, क्लियर कि नहीं क्लियर। यहाँ पे आपको मास परसेंटेज दिया है, इसको हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे 24.27 को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, ठीक है, कितना है 12 बेटा, क्लियर। मास परसेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आप देखिए, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.02 आएगी, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं बेटा, ठीक है। बहुत ही एरर मत करिएगा, बता दे रहे कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए इन टाइप के क्वेश्चन के लिए,
ठीक है। उसके बाद मास परसेंटेज ऑफ कार्बन को डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मास से बेटा, तो यहाँ पे कहोगे 407/1, जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 404.07। ठीक। इसके बाद फिर क्या करना है, इसी तरह क्लोरीन के लिए भी जो भी इसका मास परसेंटेज है कितना है 71.65 इसका एटॉमिक मास बेटा, इससे डिवाइड कर देंगे 35.5, जो बेटा वैल्यू आएगी वो आएगी 2.02। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर बेटा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना पड़ेगा एलिमेंट्स का। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि आपका सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है नंबर ऑफ मोल्स में, तो देखिए कौन सी है बेटा 2.02, ये कह लो या ये कह लो, बात तो वही है। ठीक है, वैल्यू सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता एक ही छोटा होता तो उसी की बात करते, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है 2.02। फिर हम क्या करेंगे, इसी से डिवाइड कर देंगे सबको, इसी से सबको डिवाइड कर देंगे, वही अपना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास जो वैल्यू है ये है 2.02, हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, सबसे छोटी जो वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू कौन है इन तीनों में से 2.02, इसी से डिवाइड कर देंगे बेटा 2.02, जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 1, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को भी जो आपके पास है 4.07, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू इनमें से कौन 2.02 बेटा। ठीक, जो वैल्यू आएगी बेटा वो अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगी। अब यहाँ पे बहुत ही अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा, एकदम घुस मत जाना कि पॉइंट के बाद लगाए जा रहे हो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन चलेगा सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। ठीक है, तो एकदम बढ़िया बस नंबर आना चाहिए, पॉइंट वन में कोशिश करना कि ना आए। क्लियर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे भी आपके पास क्या है 2.02 है, हम इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे, सबसे छोटे वाले से। छोटा कौन है 2.02। क्लियर। यहाँ पे बेटा जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। सिंपलेस्ट रेशियोज निकाल लिए आपने एलिमेंट्स के, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा होल नंबर्स। यही आपके होल नंबर्स हैं, बस लिख दीजिए क्या आया, एक तो 1 आया, एक तो 2 आया और एक तो 1 आया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले आपको इंपेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा, फिर जाके ही मॉलिक्यूलर फार्मूला आ सकता है। ठीक है, तो देखिए बेटा इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए सारे एलिमेंट्स लिखे हैं उसको लिख दो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, फिर क्लोरीन है। ठीक है, फिर क्या करो, जो भी आपके एलिमेंट्स के होल नंबर्स आए हैं, जैसे कार्बन का होल नंबर कितना आया बेटा 1 आया, वो उसकी जगह लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन का होल नंबर कितना आया बेटा 2 आया, इसको यहाँ पे लिख दो। क्लोरीन का कितना आया 1 आया, यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए समझ गए। अच्छा, ये होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे तो आप बेटा 1 हटा भी सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मगर हम लिख देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा, एंड ये अपना पहला आंसर हो चुका है, पहला आंसर हो चुका है, क्योंकि बोला ना फाइंड द इंपेरिकल फार्मूला, पहला आंसर हो चुका। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले इंपेरिकल फार्मूला का मास भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इंपेरिकल फार्मूला मास। ये कैसे निकालेंगे बेटा, जो भी इंपेरिकल फार्मूला आया है बोलो उनके एटम्स के एटॉमिक मास ऐड कर दो। पहला एटम कौन है बेटा कार्बन, कितने एटम है, एक ही है, तो क्या कहोगे एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, तो लिख दीजिए +12 लिख देंगे। फिर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, बोलिए 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो क्या करोगे 1 × 2 कर दो, फिर प्लस इसी तरह हम क्या करेंगे क्लोरीन का भी, एक क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक मास बेटा 35.5 होता है, और एक क्लोरीन है तो क्या करोगे 35.5 × 1। ठीक, जब आप इसको बेटा सॉल्व कर लोगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 49.5, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने इंपेरिकल फार्मूला मास भी निकाल लिया। ठीक, अब देखिए आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे निकालेंगे, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तो गिवन ही बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तो गिवन है कितना 98.96। हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, एक रिलेशन जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास किसके बराबर था, ये था n × इंपेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, ये हमें पता है कितना दिया बेटा 98.96 दिया है, रख दीजिए इसकी जगह 98.96 दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा n तो निकालना है बेटा। सबसे पहली बात यहाँ पे n निकलेगा, इंपेरिकल फार्मूला मास आपने निकाल चुके हैं कितना 49.5 बेटा, कितना था 49.5। यहाँ से आप कहोगे n की जो वैल्यू आएगी
बोलो इसको नीचे भेज दोगे डिवाइड में, तो यहाँ से देखो एक बार में कितना जाएगा 1 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे n की वो लगभग 2 ही आएगी, ठीक है, लगभग 2 नहीं आएगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 ही आएगी लगभग, ठीक। तो कह सकते हैं यहाँ से n की जो वैल्यू आई बेटा 2 आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास किसके बराबर था, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला मास के बराबर, तो हम एक और चीज़ कह सकते हैं, मास की जगह हम कह सकते हैं फार्मूला भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सिर्फ बात करूँ मॉलिक्यूलर फार्मूले की, वो किसके बराबर होगा, बोलिए n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। अरे मास की बात हो रही तो ऐसे कर रहे थे, फॉर्मूले की बात होगी तो मास हटा दो, ठीक है। जैसे हमने बोला मॉलिक्यूलर फार्मूला मास किसके बराबर है, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला मास, ठीक है, मास हटा दो, क्या दिक्कत है। इंपेरिकल फार्मूला बोलिए सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है mf, तो कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है बेटा, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इंपेरिकल फार्मूला कितना आया है, ये देखिए कितना आया है, C1H2Cl1, बोलिए C1H2Cl1, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये 2 है जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो यहाँ से कहेंगे हम क्या हो जाएगा, C1 है बेटा तो 2 से इंटू का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर H कितने हैं बेटा 2 हैं, 2 आगे इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितने हाइड्रोजन हो गए 4 हो गए, ठीक है। फिर 2 यहाँ भी इंटू जाएगा Cl से भी, तो कितना हो जाएगा Cl2, तो कितना आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा C2H4Cl2। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया, आई होप आपको बड़े अच्छे से आ गया होगा, क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो एक एक चीज़ रिवाइंड कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, बोलिए मिटा दें, क्लियर बेटा। तो चलिए करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए बेटा क्या कह रहा है। मास परसेंटेज ऑफ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज, यहाँ पे आपको मैग्नीशियम का मास परसेंटेज गिवन है, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज गिवन है, सल्फर का भी गिवन है और वाटर का भी गिवन है मास परसेंटेज। तो ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला के ऊपर तो आपको सबसे पहले ये चार्ट बनाना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, फिर इन टेबल्स में जो भी आपके पास ब्लॉक्स हैं इनको भरना पड़ेगा। सबसे ईजीएस्ट तरीका बेटा यही है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला ब्लॉक क्या है, एलिमेंट्स। जो भी क्वेश्चन में एलिमेंट्स दिए हैं जिनका मास परसेंटेज गिवन है, उन एलिमेंट्स का नाम लिखिए। कौन कौन गिवन है बेटा, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। फिर वाटर, मैग्नीशियम बोलिए, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर वाटर बेटा। जरूरी नहीं कि आपको इसको अरेंज ऑर्डर में ही लिखना, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। फिर जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनके मास परसेंटेज गिवन है वो लिखिए बेटा। मैग्नीशियम का मास परसेंटेज कितना है, 9.76, ठीक है, 9.76। इसी तरह ऑक्सीजन का बेटा है 26.01, सल्फर का गिवन है बेटा 13.01, वाटर का गिवन है 51.22। मास परसेंटेज लिखने के बाद फिर आपको एटॉमिक मास लिखना होगा उन एलिमेंट्स का। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, जल्दी बताइए, 24, ये तो आपको पहले से ही रटा होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, ये होता है 16। सल्फर का होता है एटॉमिक मास 32 बेटा। इसी तरह वाटर का कितना होगा, जल्दी बोलिए, एटॉमिक मास कितना होगा, बोलिए, इसका कितना होगा, 18 होगा। बोलो कैसे, एक हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास, बोलिए 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 16 होता है, ठीक है, समझ गए। तो कितना लिखोगे, 2 + 16 यानी कि 18, तो सीधे आप 18 लिख दीजिए, कोई दिक्कत बेटा नहीं, क्लियर, बोलिए समझ गए। तो यहाँ पे वाटर का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा, 18 लिख दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मोलर मास, या कह लो वेट अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे मास परसेंटेज गिवन है यही तो आपका वेट है। अरे परसेंटेज गिवन हो या मास गिवन हो बात तो वही है, वेट गिवन हो या मास परसेंट कह लो बात एक ही है, ठीक। तो क्या करोगे, मास परसेंटेज को डिवाइड कर दोगे एटॉमिक मास से तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कर देंगे, किससे, 9.76 अपॉन एटॉमिक मास कितना है इसका, 24 है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, बोलिए, ये आ जाएंगे इक्वल्स टू लगभग 0.40 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बड़े आराम से। इसके बाद इसी तरह हम बेटा
ऑक्सीजन के लिए भी यही करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बोलिए, मास परसेंट जो भी आपको गिवन है यहाँ पे 26.01 बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, एटॉमिक मास से। कितना है एटॉमिक मास, 16 है, तो जो वैल्यू आएगी बेटा ये आएगी आपकी 1.62। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। फिर इसी तरह सल्फर के लिए भी हम कहेंगे, इसका मास परसेंटेज कितना है बेटा, 13.01 है बेटा, इसको आप डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मास से, कितना है 32 से डिवाइड करेंगे तो बेटा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.40। ठीक, फिर इसके बाद इसी तरह आप वाटर के लिए भी यही करेंगे, जो भी इसका मास परसेंटेज है कितना है 51.22 अपॉन एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, कितना है 18। क्लियर, जो इसकी वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 2.82। ठीक, अब कहोगे ये वैल्यूज हमको इतनी जल्दी कैलकुलेशन मैंने कैसे कर ली, अरे भैया रटे हैं, चिंता ना करो, ठीक है, आपको तो पढ़ा रहे हैं, आपको तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना एग्जाम में। ठीक, बोलिए समझ गए, वो भी आपको 2 डिजिट तक, देखिए डेसिमल के 2 डिजिट तक ही निकालिएगा वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं। अब ये होने के बाद आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे। देखिए अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या था, मैंने क्या कहा था, जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू होगी, सबसे छोटा कौन सा है बोलिए, यहाँ दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, कौन सी वैल्यू है 0.40 है। ठीक है, उसके बाद इसी वैल्यू से सबको डिवाइड कर देंगे। बोलिए जैसे हमारे पास ये नंबर है 0.40, हम किससे डिवाइड करेंगे, वही स्मॉलेस्ट नंबर से। स्मॉलेस्ट नंबर कौन है बेटा इस पूरे चारों के अंदर, देखिए सबसे छोटा कौन है, ये कह लो चाहिए कह लो, बात तो एक ही है, दोनों एक ही हैं। बोलिए 0.40। इसी तरह हम इसको भी डिवाइड कर देंगे किससे, बोलिए 1.62, किससे डिवाइड करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से। स्मॉलेस्ट नंबर कौन है बेटा 0.40। इसी तरह यहाँ भी हम कह सकते हैं 0.40 को डिवाइड कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर से। ठीक, इसी तरह हम यहाँ भी किसको डिवाइड कर देंगे, 2.82 को डिवाइड कर देंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू से, कोई दिक्कत। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो वैल्यूज आएंगे, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 4, यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। ठीक, ये आ गया आपका सिंपलेस्ट रेशियोज। बोलिए समझ गए। इसके बाद आपको यही आपकी क्या है, होल नंबर्स हैं। ठीक, तो 1 आया, इसका 4 आया बेटा, इसका 1 आया है, इसका 7 आया है, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं, अब बताइए कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। भाई मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है और H2O है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास कौन सा होगा। बोलिए हम कह सकते हैं अपने पास मैग्नीशियम कितने हैं, बोलिए Mg कितना बेटा 1 है। देखिए होल नंबर कितना आया मैग्नीशियम का, 1 आया। ठीक है, हम कहेंगे मैग्नीशियम के 1 एटम है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फेट के कितने, बोलिए सल्फर कितना है, सल्फर के कितने एटम्स हैं, देखिए बेटा होल नंबर से ही एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, बोलिए 1 है, तो यहाँ से कहेंगे सल्फर कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ होल नंबर कितना है 4 है, यानी कि एटम्स कितने हैं 4 है, तो हम कहेंगे O4, कोई दिक्कत। फिर हम कहेंगे कि वाटर कितने हैं बेटा 7 है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे H2O। अब 7 यहाँ मत लिख देना, नीचे मत लिख देना, यहाँ पे ये लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बेटा, ये आगे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा आगे मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे, कोई दिक्कत। बोलिए अब चाहे तो आप यहाँ से हटा सकते हो, ये 1 हटा सकते हो, कोई मतलब नहीं, जिसका 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, तो कहोगे MgSO4.7H2O। ये आपका आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला, बड़े आराम से। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत, मिटा दें। तो चलिए बेटा करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बोलिए मिटा दें, चलिए। तो चलिए बच्चों करते हैं इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ये क्वेश्चन है एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई सारे कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। आइए देखते हैं बेटा, और ये क्वेश्चन जेईई और नीट वाले बच्चों के लिए मस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, मास परसेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे आपको मास परसेंटेज गिवन है बेटा, कार्बन की, हाइड्रोजन की, एंड कह रहा है रेस्ट इज ऑक्सीजन। कह रहा है कार्बन की पता है मास परसेंटेज, हाइड्रोजन की पता है, और जो बच गई मास परसेंटेज वो किसकी है, कह रहा है ऑक्सीजन की है। फिर कह रहा है वेपर डेंसिटी इज 83, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसा कि आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन था, या कह लो मोलर मास गिवन था। यहाँ पे वेपर डेंसिटी गिवन है, इस वेपर डेंसिटी की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तक पहुँच सकते हैं बड़े आराम से, अभी आप देखेंगे। ठीक है,
तो चलिए हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तब आएगा जब आपके पास इंपेरिकल फार्मूला आ जाए, ठीक है। तो चलिए करना पड़ेगा, सबसे पहले वही टेबल बनानी पड़ेगी, फिर सारी वैल्यूज रखिए। कार्बन देखिए एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना गिवन है बेटा, 57.8 गिवन है, ठीक। हाइड्रोजन का कितना गिवन है मास परसेंटेज, 3.60। ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना है बोलिए, कह रहा है नहीं दिया है बट कह रहा है रेस्ट इज ऑक्सीजन, कह रहा है कार्बन का इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, और जो बच गया मास परसेंटेज वो ऑक्सीजन का है। इसका मतलब क्या है, यहां से हम कह सकते हैं कि जो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन होगा वो किसके बराबर होगा, बोलिए बेटा किसके बराबर होगा, बेटा टोटल मास परसेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कितना होगा, उसका मास परसेंटेज कितना होगा, 100 होगा। अरे किसी भी कंपाउंड का मास परसेंटेज कितना होगा, टोटल 100 ही तो होता है चीज, ठीक है। तो हम से कह सकते हैं कि 100 में से अगर हमने मास परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन मास परसेंटेज निकाल लिया तो जो बच जाएगा वही हमारा ऑक्सीजन का होगा। तो बोलिए कार्बन का मास परसेंटेज कितना था, 57.8, और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना था, 3.60 बेटा, ठीक है 3.60। हमने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज को ऐड कर लिया है और टोटल मास परसेंटेज में से माइनस कर लिया 100 में से। तो जो वैल्यू आएगी आप कह सकते हैं कि कहोगे 100 माइनस जो आप इसको ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 61.4 आएगी, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आएगी 38.6 कह लो, ठीक। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन कितने आ गए, 38.6। तो यहाँ पे रेस्ट जो भी आपका मास परसेंटेज बच गया था कार्बन और हाइड्रोजन का निकालने के बाद, तो कितना आया इसकी वैल्यू 38.6 आई बेटा। उसके बाद क्या करोगे, एटॉमिक मास लिखोगे, कार्बन का एटॉमिक मास होता है बेटा 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे कैसे, मास परसेंटेज को डिवाइड करके एटॉमिक मास से, ठीक। कार्बन का मास परसेंटेज कितना दिया बोले, 57.8 गिवन है, इसको डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मास से 12 से। इसी तरह हम ऑक्सीजन के लिए भी क्या करेंगे, मास परसेंटेज कितना है 3.60 है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे 1 से। फिर इसी तरह यहाँ भी ऑक्सीजन के लिए भी कहेंगे 38.6 अपॉन इसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, कितना है 16, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे जो वैल्यूज आएंगी बेटा ध्यान से देखिए, जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी 4.82 आएगी, उसके बाद जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 3.60 आएगी। फिर इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो इसकी वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 2.41, ठीक 2.41। इसके बाद आप कहेंगे कि जो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा था, जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स में से सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें से, ये है बेटा। हम क्या करेंगे, जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आए सबको डिवाइड कर देंगे वही छोटी वाली वैल्यू से, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, बोलिए कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, देखिए इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना था, ये था 4.82 था। हम डिवाइड कर देंगे जो भी सबसे छोटी वैल्यू थी इन तीनों में से, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2.41 है, ठीक। इसी तरह हम क्या करेंगे 3.60 को भी डिवाइड कर देंगे 2.41 से, सबसे छोटी वैल्यू से। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे 2.41 अपॉन क्या कर देंगे 2.41, ठीक। कोई दिक्कत, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे जो वैल्यूज आएंगी बेटा वो आएंगी, ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी 2 वैल्यू आएगी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.49 आएगी। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बेटा 1 आएगी। अब कहोगे कि ये हमने इतनी जल्दी कैलकुलेशन टराटट कैसे कर दी, तर कैसे, हाँ सोच रहे हो ना, इतनी ताबड़तोड़ तरीके से मैंने कैसे कर दी। अरे भैया रटे हम झूठ नहीं बोलेंगे, टीचर हैं झूठ क्या बोलते हैं, तो अरे हमें तो अपना लेक्चर का लेंथ कम करना है ना, समझ रहे हो। मगर आपको तब आएगा जब आप खुद कैलकुलेट करेंगे, तभी आप एग्जाम्स में कर सकेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ कैलकुलेशन देख रहे हो मगर सॉल्व जरूर करिएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये आ गया सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। अब आप कहोगे बड़े आराम से, सर ने कहा था जो भी सिंपलेस्ट रेशियो आते थे वही हमारे होल नंबर हो जाएंगे, मगर इस बार ये बात गलत हो जाएगी। अगर आपने कहा कि कार्बन के लिए होल नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन के लिए ये हो जाएगा 1.49, और ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 1, तो ये बात गलत हो जाएगी बेटा। क्योंकि यहाँ पे देखिए होल नंबर का मतलब क्या होता है, उसमें फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इस डेसिमल को क्या करना पड़ेगा, पहले होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, अगर मैं कहूँ कि जो आपका सिंपलेस्ट रेशियो आया है किसके लिए, बोलिए हाइड्रोजन के लिए कितना आया है 1.49, ये पॉइंट में है, इसको होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1.49 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक बेटा होल नंबर आ जाएगा, क्या आएगा बोलिए 3 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक होल नंबर बन चुका है, कौन
हाइड्रोजन के लिए होल नंबर कितना बना है बेटा, ध्यान से देखिए 3 बन गया है, बोलिए ठीक है। तो ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो बहुत पॉइंट में आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा नहीं, पक्का, ठीक है। फिर आप कहोगे हाँ भाई ठीक है, हमने हाइड्रोजन के लिए तो कन्वर्ट कर दिया और कार्बन के लिए तो हम देख ही रहे हैं 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लिख दोगे, फिर भी गलत हो जाएगा। बोलो क्यों भाई, आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 2 × 2 करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी। तो होल नंबर कितना आ गया इसके लिए, कार्बन के लिए, बोलिए बेटा 4 आ गया। फिर इसी तरह ऑक्सीजन के लिए भी अगर आपने 1 लिख दिया तो गलत है, यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो होल नंबर कितना आ गया बेटा, 2। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोलिए बेटा ये मिटा दे, कोई इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। मास परसेंटेज आपने ऑक्सीजन तो निकाल ही लिया आपने। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, ये आ चुका है, सबसे पहले हम इंपेरिकल फार्मूला बनाएंगे। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, जल्दी देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए जो भी आपके पास एलिमेंट है उनको लिख दीजिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है बेटा। बोलिए यहाँ पे कितने एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, कार्बन का होल नंबर कितना है बेटा, 4 आया है, तो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम होंगे, 4 होंगे, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3 हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो बेटा यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। तो आपके पास इंपेरिकल फार्मूला आ चुका है बड़े आराम से। फिर इंपेरिकल फार्मूला निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, बोलिए बेटा, इंपेरिकल फार्मूला आ चुका है, फिर कहेंगे हम एंड इंपेरिकल फार्मूला का जो मास होगा वो कैसे निकालेंगे, जो भी इंपेरिकल फार्मूला में जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास लिख करके ऐड कर दो, तो बड़े आराम से इंपेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा, ठीक है बेटा। कार्बन एक एटॉमिक मास कितना होता है, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, और 4 कार्बन है तो क्या करोगे, एक कार्बन का होता है 12, 4 कार्बन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर कहोगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पे 3 है तो क्या करोगे, 1 × 3 हो जाएगा। फिर प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 2 ऑक्सीजन तो क्या करोगे, 16 × 2 कर दोगे बेटा। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे जो आपकी वैल्यू आएगी, वो आपकी जो वैल्यू आएगी बता देता हूँ, 83 आएगी। कितनी आएगी, 83 आएगी, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इंपेरिकल फार्मूला आ चुका है, इंपेरिकल फार्मूला मास आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास चाहिए होगा, बड़े आराम से। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया ही नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा। याद करिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन था, या कह लो मोलर मास गिवन था, बट यहाँ पे तो वेपर डेंसिटी गिवन है 83। तो क्या रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और वेपर डेंसिटी में। अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालना है और वेपर डेंसिटी गिवन है तो हम क्या कैसे निकालेंगे, इसके लिए बेटा क्या करना पड़ता है, 2 × वेपर डेंसिटी। वीपीडी का मतलब है वेपर डेंसिटी जो भी गिवन है क्वेश्चन में। तो क्या करोगे, 2 × वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है बेटा, 83, यहाँ पे लिख दीजिए 83। तो जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 166 आ जाएगी, बड़े आराम से। तो आप कहोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना आ गया, 166 आ गया, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करोगे, बोलिए, फिर आपको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो आपने पढ़ी थी। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूला मास किसके बराबर होता है, n × इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला मास बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना आ गया, 166 आ गया बेटा। बोलिए बच्चों, n × n को n ही लिख लीजिए, इसकी तो वैल्यू निकालनी है बेटा। इंपेरिकल फार्मूला मास ये कितना आया था, 83 आया था। बोलिए इंपेरिकल फार्मूला मास कितना आया था, 83। 83 को आप इससे ले जाएंगे कितनी टाइम्स में, 2 आ जाएगा, तो जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 2, बड़े आराम से, ठीक। ये मिटा दें इधर बेटा, बहुत छोटा ना पड़ जाए। चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो चलिए देखिए बेटा क्या कह रहे हैं। अब आपके पास क्या आ चुका है, n की वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या कहोगे, जैसे आपने कहा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n × इंपेरिकल फार्मूला मास, हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होगा, n × इंपेरिकल फार्मूला। भाई यहाँ पे दोनों तरफ मास थे, मास हटा दिया, क्या दिक्कत है, ये तो मास का रिलेशन था। इसी तरह हम क्या जनरेट कर सकते हैं, किसका रिलेशन, फार्मूला का भी रिलेशन तो यही होगा। बोलिए इंपेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दोगे n से तो क्या मिल जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, ठीक। तो जो n की वैल्यू आई है बेटा वो 2 आई है। इंपेरिकल फार्मूला क्या था, वो अपना ये था, ठीक है। तो कहोगे C4H3O2, ठीक। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कहोगे
C4 है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह हाइड्रोजन 3 है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यही आपका आंसर है। बोलो कितना खतरनाक था ये क्वेश्चन, बोलिए। तभी तो कहा था जेई और नीट का क्वेश्चन है बेटा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो चलिए, आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं इस लेक्चर को। मैंने सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लगभग सारे लेक्चर बना चुके हैं और मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे तो बेटा। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।